अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है रिटर्न एंड रिस्क या रिस्क एंड रिटर्न। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटर्न से क्या मुराद है? रिटर्न इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि रिटर्न क्या है? किसी भी इन्वेस्टमेंट पे हमें जो भी इनकम रिसीव होगी या उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस में कोई भी परसेंटेज चेंज जो आएगा, दैट विल बी कॉल्ड रिटर्न। जबकि रिस्क क्या है? रिस्क इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। रिस्क ये है हमारी इन्वेस्टमेंट में कि जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट से, क्या हमें वो रिटर्न मिलेगा, उसमें क्या चेंजेस अप एंड डाउन आ सकते हैं, पॉजिटिव इंक्रीमेंट इंक्रीज क्या आ सकता है या नेगेटिवली डिक्रीज कितना हो सकता है, क्या रिस्क है, कितनी परसेंटेज चांसेस हैं कि इसमें वोलाटिलिटी आएगी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं रिस्क को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। रिस्क इज कि कितनी वोलाटिलिटी है या कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रख रहे हैं उसमें चेंज आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिटर्न को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है या क्या फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिटर्न फाइंड करने का जो मेथड है दैट इज dt प्लस pt माइनस pt माइनस 1 ओवर pt माइनस 1। यहाँ पे dt से मुराद है डिविडेंड। अगर हम सिक्योरिटी अज्यूम करते हैं, इट्स अ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट हमारी जो है स्टॉक में है, तो हमारे पास जो d है दैट इज डिविडेंड एट द टाइम, कि अगर हमें एक टाइम पीरियड रखने पे एक सिक्योरिटी को, एक स्टॉक को, जो डिविडेंड उस पर रिसीव होगा वो उस टाइम पे डिविडेंड प्लस करेंगे हम एनी चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। तो मार्केट प्राइस क्या, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? मार्केट प्राइस एट पॉइंट टी, मतलब आज उसकी मार्केट प्राइस क्या है, माइनस पॉइंट टी माइनस 1, मतलब कि क्लोजिंग मार्केट प्राइस माइनस ओपनिंग मार्केट प्राइस, यानी जो उस टाइम से पहले मार्केट प्राइस थी वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है और डिवाइड कर देना है मार्केट प्राइस एट वन प्रीवियस टाइम, मतलब इससे पहले जो ओपनिंग, जिसे हम ओपनिंग मार्केट प्राइस कहेंगे या ओपनिंग प्राइस कहेंगे स्टॉक की, वो हम उस पर डिवाइड कर देंगे। टी माइनस 1 यहाँ पे ओपनिंग प्राइस या एक टाइम पीरियड पहले की प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हाउ टू टेस्ट द रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। अब बात करते हैं रिस्क की। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रिस्क क्या है? रिस्क इज द टू फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। तो हमने ये चेक करना है कि जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कितने चांसेस हैं कि उससे वेरिएट कर जाएगा रिजल्ट। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपने स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन या नॉलेज को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वेरिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग या जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड है स्टैटिस्टिशियन के थ्रू, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो जिनको याद होगा, तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोर्ड पे दिया है दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है कि हमारे पास जो जिस अमाउंट से हम स्टैंडर्ड डेविएट करना चाह रहे हैं उस अमाउंट का सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटीज। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब रिटर्न्स हमारे पास दो तरह के होंगे, या तो हम ये रिस्क और रिटर्न हिस्टोरिकल डाटा पे चेक करना चाह रहे हैं या फिर ये रिस्क एंड रिटर्न हम फ्यूचर डाटा पे चेक करना चाह रहे हैं। अगर तो हम ये हिस्टोरिकल डाटा पे चेक करना चाह रहे हैं तो रिटर्न्स हमारे पास एक्चुअल में मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, कंपनी को ABC। अब ABC कंपनी के पिछले 10 साल के क्या रिटर्न्स थे, इसका डाटा तो हमें मिल जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से या याहू फाइनेंस से मिल जाएगा, तो वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है। तो ये जो P वाला पार्ट है दैट इज एक्सपेक्टेड, ये निकल जाता है, यहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास हिस्टोरिकल रिजल्ट जब आते हैं तो P वाला पोर्शन खत्म हो जाता है और हम रियल डाटा के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं, तो हमारे पास उसका उस सिक्योरिटी का रिस्क इवैल्यूएट हो जाता है जो कि हिस्टोरिकल डाटा पे था। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर डाटा की, अगर हम आने वाले किसी सिक्योरिटी की यानी कंपनी ABC के अगले 10 साल में क्या रिस्क एंड रिटर्न है, उसके क्या रिस्क इन्वॉल्व है सिक्योरिटी के साथ, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर रिटर्न्स लेने पड़ेंगे। फ्यूचर रिटर्न तो जो भी है वो अजम्पशंस पे होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास रिटर्न एक्सपेक्टेड है। जब रिटर्न एक्सपेक्टेड है तो हर रिटर्न के साथ कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि कितने % चांस हैं
प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू कितने परसेंट चांस हैं कि वो रिटर्न आएगा या वो रिटर्न जो है एक्चुअल में रियल रिटर्न बनेगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी को भी कैटर करना पड़ेगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो जिसके थ्रू आपको ये बात समझ आएगी कि हम किस तरह से रिस्क एंड रिटर्न को कैलकुलेट करें। सो दिस इज एन एग्जांपल। हमने कुछ पॉसिबल रिटर्न लिए हैं। हम एज्यूम करते हैं ये कंपनी एबीसी की सिक्योरिटी के पॉसिबल रिटर्न है फर्स्ट कॉलम में, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव रिटर्न 0.10। ओके, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा। सो अब पॉइंट्स इसके क्लियर हैं। तो पॉसिबल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि हम एक्सपेक्टेशन, हमारी पहली एक्सपेक्टेशन है कि इस सिक्योरिटी पे जो रिटर्न आएगा वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव 10% रिटर्न जो है हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हम नेगेटिवली 10% रिजल्ट जो है इस पे एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5% चांसेस हैं, 0.05। ये शो कर रहा है सेकंड कॉलम में कि 5% चांसेस है कि सिक्योरिटी पे नेगेटिव रिटर्न है। दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हम क्या कह रहे हैं कि देयर इज 2% माइनस नेगेटिवली 2% रिटर्न जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये आने के चांसेस, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 10%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। सबसे पहले तो ये बात आप सब क्लियर कर लें। आपको याद होगा आपके स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज से कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या +1 में होगी। और इन सब प्रोबेबिलिटीज को जब हम इसका सम लेंगे, प्लस करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीसरी हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारे पॉसिबल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज के 4% होगा। ठीक है, 4% रिटर्न हमें पॉजिटिव आ सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि 4% आएगा? 20% चांस है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्या है, हमारे पास क्या पॉसिबल रिटर्न है? पॉसिबिलिटी है कि 9% रिटर्न हमें मिले। 9% रिटर्न इस सिक्योरिटी पे हमें मिलेगा पॉजिटिव। और कितने परसेंट चांसेस है कि 9% मिलेगा? दैट इज 30%। 14% हमें पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है। चांसेस क्या है? अगेन 20%। देन 20 हमारे पास 0.20 पॉसिबल रिटर्न है, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। तो इस तरह करके हमारे पास 2 कॉलम है। अब हम इस सिक्योरिटी का रिस्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसकी फर्दर 2 कॉलम बनाएंगे। हम सबसे पहले P इंटू आर, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि R, जब आपको याद हो, R माइनस आर कैप का मतलब क्या था कि हमें इसका मीन वैल्यू चाहिए। हमें इन पॉसिबल रिटर्न्स की क्या चाहिए? मीन वैल्यू। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम RI को सेकंड कॉलम PI के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने रिटर्न्स, पॉसिबल रिटर्न्स को जब प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास थर्ड कॉलम जनरेट हुआ, दैट इज -0.005, -0.002, 0.008, 0.027, 0.028, 0.020 एंड 0.014। अब हमने इसकी लेनी है मीन वैल्यू। आप जानते हैं कि मीन वैल्यू लेने के लिए हमारे पास हमने क्या करना होता है? जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको डिवाइडेड, प्लस करके उनका सिग्मा लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। इसका जो सिग्मा है वो ही मीन वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, जब हम एक्सपेक्टेड डाटा पे काम करेंगे, प्रोबेबिलिटीज पे काम करेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज पे जब काम कर रहे होंगे तो जो मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा लेंगे, यानी 0.090 इज द मीन वैल्यू फॉर दिस पॉसिबल रिटर्न। यही मीन वैल्यू है यहाँ पे। तो हमारे पास R कैप 0.090 होगा। और हम फर्दर सम ऑफ स्क्वायर्स लेने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए इसी R कैप को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे जाएंगे तो वहां पे हमें मीन वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना पड़ेगा। हम कोई एक एग्जांपल हिस्टोरिकल डाटा की भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, तो अब हम थर्ड कॉलम जनरेट करते हैं। तो इस तरह से हम तीसरा जो कॉलम जनरेट करेंगे ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस हमारा किस तरह से आएगा कि हमने जो R हमारे पास पॉसिबल रिटर्न है उसमें से हम जो मीन वैल्यू है 0.090 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका लेंगे स्क्वायर।
स्क्वायर लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी के साथ, दैट इज 0.05। यानी पहले हमारे ऑप्शन में हमारा जो पॉसिबल रिटर्न था वो -10% था, उसमें से हमने 0.09 मतलब 9% को माइनस किया, उसका लिया स्क्वायर और उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी 0.05 यानी कि 5% के साथ। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आ जाएंगी, ये इन इनका स्क्वायर, इन इनका वेरिएंस होगा पॉसिबल रिटर्न्स का, और इस वेरिएंस इस सब को हम कर देंगे एक्यूमुलेट प्लस, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। लेट्स डू फर्दर। तो फ्रेंड्स आगे हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएंस की वैल्यूज आती हैं 0.00121 और इस तरह से आती हैं। फिर जब हम इन सब वैल्यूज को प्लस करते हैं, मतलब इनका सिग्मा लेते हैं, इन्हें एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 0.00703। ये 0.00703 जो है वो इस तमाम जो पॉसिबल रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी है इसका वेरिएंस है, मतलब वोलेटिलिटी है कि इतनी वोलेटिलिटी इस पूरी सिक्योरिटी में आ सकती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है किसके इक्वल होता है, अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस इतना अच्छा सोर्स नहीं है, जो ज़्यादा अथेंटिक सोर्स है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिशियन वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें यानी अंडर रूट ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 0.0838, मतलब ये है इस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बोलें दैट विल बी 8.38% जो है इस सिक्योरिटी पे रिस्क इन्वॉल्व है। इस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिस्क जो है, ओवरऑल रिस्क जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 8.38%, यानी 0.0838 का मतलब है 8.38%, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दें। तो फ्रेंड्स ये तो था अगर एक सिक्योरिटी का हमने रिटर्न और रिस्क काउंट करना हो तो वो कैसे होता है। लेकिन अब हम अगर बात करें कि कोई सिक्योरिटी है हमारे पास, हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पास 1 लाख रुपी है और मैं चाहती हूँ कि कुछ सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्ट कर दूं, तो इन वर्ट विच सिक्योरिटी वी शुड इन्वेस्ट दैट। हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे किसी सिक्योरिटी में, क्या हम उसका रिटर्न देखेंगे, हो सकता है एक सिक्योरिटी उसका रिटर्न ज्यादा है, रिस्क कम है, या रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है, और किसी का रिटर्न कम है, रिस्क ज्यादा है या रिस्क कम है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं और हमारे पास अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट वी शुड प्रेफर, हाई रिटर्न या हाई रिस्क या लो रिस्क या लो रिटर्न, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टैटिस्टिशियन ने हमारे लिए एक आइडिया दे दिया है, हम रिलेटिव रिस्क फाउंड करते हैं कि दोनों सिक्योरिटीज में उनका रिलेटिव रिस्क। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे सीवी भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। ये रिलेटिव रिस्क कहलाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम एक सिक्योरिटी लेते हैं, उस सिक्योरिटी के 1 रुपया रिटर्न के लिए, 1 यूनिट रिटर्न के लिए हमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस सीवी। जी, तो हमारी एग्जांपल कुछ यूं है कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी। इन्वेस्टमेंट ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दैट इज 0.08 यानी कि 8%। हम एक्सपेक्ट करें इस इन्वेस्टमेंट पे हमें जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी 8%। लेकिन इसके साथ ही इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 6%, मतलब इसके साथ 6% रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरी जगह मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज इन्वेस्टमेंट बी, और यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 24%, 0.24, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसके मुकाबले पे मेरे पास है यानी कि इसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज 8%। मतलब 8% देयर इज अ वेरिएबिलिटी, चांसेस है कि 8% तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट बी का जो रिटर्न है वो अप एंड डाउन, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। 24% में 8% अप भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। सिमिलरली इन इन्वेस्टमेंट ए, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपना 1 लाख रुपी कहाँ पर इन्वेस्ट करूं, वेयर शुड आई गो फॉर दैट।
तो क्या मैं हायर रिटर्न को देखूं कि इन्वेस्टमेंट बी में हायर रिटर्न है, या लोअर रिस्क को देखूं कि इन्वेस्टमेंट ए में लोअर रिस्क है? अब मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? फॉर आई शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट ए या इन्वेस्टमेंट बी? तो यहाँ पे मेरे पास जो बेहतर तरीका है फाइंड करने के लिए वो ये है कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पर है, कितना है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, मतलब रिलेटिवली जिसका रिस्क कम होगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ए के मुकाबले में उसका रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट बी के मुकाबले में उस सिक्योरिटी का रिटर्न जो रिस्क है वो कितना है। तो जब जहां पर वो कम होगा सीवी, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट होगी कि वहां पे रिस्क उसके रिटर्न के मुकाबले में बहुत कम है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सीवी। सीवी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर, मतलब हमने इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को इनके रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ डिवाइड कर देना। तो जब मैंने सीवी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट ए के स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न पर डिवाइड कर दिया, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.08, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.75, यानी कि 75% कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है कि ₹1 या 1% इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमारे पास 75% रिस्क इन्वॉल्व है ए इन्वेस्टमेंट में। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, इन्वेस्टमेंट ए के यानी ए कंपनी के रिस्क, उसके जो सिक्योरिटी है उसका 1% रिटर्न लेने के लिए 75% रिस्क इन्वॉल्व है कि उसका 1% रिटर्न अप एंड डाउन होगा, देयर आर 75% रिस्क। अब बी इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, उसका रिटर्न हाई था, ठीक है, और उसका रिस्क भी हाई था 8% ए के मुकाबले में। लेकिन जब हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला यानी 0.08 डिवाइडेड बाय 0.24, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.33, मतलब 33%। तो बी का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 33% है, मतलब कि 1% रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्टमेंट बी का सिर्फ 33% रिस्क इन्वॉल्व है। तो ए की निस्बत में बी इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो कम है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। वैसे तो देखने में स्टैंडर्ड डेविएशन बी का हायर आ रहा है, लेकिन जब इसको हमने इसके रिस्क के इसके रिटर्न के साथ रिलेट कर दिया, इसकी रेशो ले ली, तो हमें पता चल रहा है कि ए की निस्बत बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो इसका रिस्क है वो कम है, 33% है। तो आई शुड गो और आई शुड इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट बी। तो मुझे इन्वेस्टमेंट बी के अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आई थिंक काफ़ी लेक्चर है कि अगर हमने किसी, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर हमने किसी सिक्योरिटी का रिस्क फाइंड करना है तो वो कैसे करना है, अगर हमने किसी सिक्योरिटी का रिटर्न फाइंड करना है तो वो कैसे करना है। रिटर्न के लिए हमने उसकी एक्सपेक्टेड इनकम को डिवाइड करना है उसकी क्लोजिंग वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, वो डिवाइड करके हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। रिस्क फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना पड़ेगा। रिस्क फाइंड करते हुए हमें ये ध्यान रखना है क्या हमने हिस्टोरिकल डाटा का रिस्क फाइंड करना है या एक्सपेक्टेड डाटा का रिस्क फाइंड करना है। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा पे रिस्क फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज नहीं होंगी, हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, और वहां पे हम जो मीन लेंगे वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करके लेंगे। लेकिन जब, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी रिस्क की, वहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यूज थी, वो फ्यूचर वैल्यूज थी, एक्सपेक्टेड डाटा था, तो हमने उस पर प्रोबेबिलिटी लगाई थी और हमारे पास रिटर्न भी आया था और रिस्क भी आया था। और अगर अब फिर हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कि अगर हमारे पास रिटर्न भी है, रिस्क भी है कुछ सिक्योरिटीज का, तो अगर हम उसको डिसीजन करना चाह रहे हो तो हमें रिलेटिव रिस्क फाइंड करना होगा कि उस सिक्योरिटी पे रिलेटिव रिस्क कितना आ रहा है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें सीवी फाइंड करना पड़ता है, और सीवी का फॉर्मूला भी देखा और उसको डिसीजन मेकिंग भी देखी। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।